अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज वजाहत मुनव्वर। आज जिस खूबसूरत एवरी का मैं विजिट करने आया हूँ, इस एवरी की शान और शौकत देखते हुए, इसकी खूबसूरतियाँ देखते हुए आप सब हैरान परेशान हो जाएंगे। और जिस शख्स की ये एवरी है उससे भी आप बिल्कुल वाकिफ हैं। माशाल्लाह से ऑफलाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके से और टॉप क्वालिटी में ब्रीड करवाने वाला वो शख्स इस पाकिस्तान में, और जो ऑफलाइन को जानते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त टॉप क्वालिटी के ऑफलाइन अगर इस किसी बंदे के पास हैं तो वो इस बंदे की एवरी में खड़ा हूं मैं। और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन शौक करने वाले हैं। 2022 में LSP में बेस्ट इन शो भी हुआ था इनका ऑफलाइन बर्ड्स, और लव बर्ड्स के बहुत ही ज़्यादा शौकीन बंदे हैं। और साथ ही साथ दूसरे जो बर्ड्स हैं, दूसरी स्पीशीज़ हैं, उनको भी ब्रीड करवाते हैं। तो मैं आपको विजिट करवाने लाया हूँ वन एंड ओनली ताहिर शेख साहब की एवरी। इनकी एवरी विजिट करेंगे और इनसे कुछ बातें भी करेंगे, और इनकी एवरी थोड़ा वीडियो के आगे जाके हम इनकी विजिट करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि इनका शौक और ज़ौक वक्त के साथ साथ किस तरह बेहतरीन होता गया है, और आप सब भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आए चलें अब हम ताहिर शेख साहब से उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, उनसे कुछ बातें सीखते हैं। आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारक हो आपके नए घर की माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपको मुबारक हो आपकी इतनी खूबसूरत हसीन लाजवाब स्टेट ऑफ द आर्ट एवरी की। तो ताहिर भाई, इसके साथ साथ आप मुझे बताएं और मेरे व्यूवर्स को भी बताएं कि आज ताहिर शेख जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ताहिर शेख का फ्यूचर विज़न क्या है, और ताहिर शेख अपने आप को आने वाले 5 सालों में लव बर्ड्स या बर्ड्स की हॉबी में कहाँ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजाहत भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपके नेक तमन्नाओं का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी एक सफ़र था। आपसे आप वाकिफ़ हैं मेरी हर जर्नी से और हर चीज़ से जी। तो मैं 1-1.5 साल आपको पता है इसमें मसरूफ़ रहा बहुत। बिल्कुल ऐसे तो ही अल्लाह ताला ने ये बड़ा ख़ास करम किया और मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने आप को शायद इस लायक नहीं समझता कि इन हालात में, जो भी हालात हमारे गर्दो पेश में हैं, जी जी, उसमें उस परवरदिगार ने ये करम किया माशाल्लाह मुझ पे। लव बर्ड की बात जहाँ तक रही है, लव बर्ड की ये जो एवरी का एक कॉन्सेप्ट था मेरे जहन में कि हम कोई कन्वेंशनल तरीक़ों से हट के कोई काम करें ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमेशा से मेरे जहन में ये चीज़ें होती हैं। तो एवरी के डिज़ाइन के पीछे भी यही एलिमेंट था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कहाँ नहीं देखते। लव बर्ड में ना, ज़िंदगी में इंसान जब सफ़र करता है ना, हाँ। तो उसके गोल्स और टारगेट्स चेंज होते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे वक्त के साथ साथ लव बर्ड शायद मेरे लिए कभी एक शौक था, आज मेरा ख्याल वो मेरा शौक नहीं है। ठीक है। ऑफलाइन स्पेशली आज वो मेरा पैशन बन गया। माशाल्लाह। मैं यकीन करें, बहुत दफ़ा सोचता हूँ कि यार ये मैंने क्या पेयरिंग कर ली है, लेकिन फिर मैं जब उसको हटाता हूँ उस पेयर को, हाँ। क्योंकि देखें हम सब के ऊपर मार्केट का प्रेशर तो बिल्कुल होता कभी ना कभी तो आता है ना। हाँ। तो वो मुझ पर भी आता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये मैंने क्या पेयर बना लिया है इसका। अभी भी आज भी आप ग्रीन फिशर्स के साथ पेयर अप कर रहे हैं आप। तो लेकिन ना मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उस मेरिट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, कमी लेकर आऊँ, कोई कमी लेकर आऊँ। तो वो इसी तरह ये जर्नी चल रही है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें जब पेयरिंग करूं तो मेरिट पर कोई किसी किस्म का समझौता ना करूं। वो स्पेशली ये सारी चीज़ें। अच्छा, आपका सवाल ये कि आप अपने आप को मैं देख कहाँ रहा हूँ, तो मैं तो इस सफ़र में इसको सफ़र समझता हूँ। मंजिल जो है ना, वो मेरी नज़र में रुकने का नाम है। बिल्कुल। और रुकना जो है वो मौत है। बेशक। तो इंसान नई से नई जहतों की, नई से नई आसमानों की तलाश में होना चाहिए। वो जैसे मुनीर न्याजी ने कहा था ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको,
मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। हाँ। तो इंसान ये होता है कि वो सोचता है कि यार ये जो हर्डल है या ये जो दरिया है, इसको जब मैं अबूर कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं सारा कुछ हासिल कर लूंगा। हाँ। जिंदगी ना हासिल करने का नाम नहीं है वजह, हाँ। जिंदगी तलाश का नाम है मेरी नज़र में। इट्स माई डेफिनेशन ऑफ लाइफ कि जिंदगी तलाश का नाम है, और वही तलाश मेरी, वो चाहे बर्ड्स रख लूँ, चाहे जो मर्जी शौक कर लूँ, वो तलाश जारी है। और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि ये जारी और सारी रहे, बिल्कुल, क्योंकि रुकने का नाम मेरी नज़र में मौत है। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि ताहिर भाई का शौक़ और ज़ौक़, इस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। इतनी खूबसूरत बातें ताहिर भाई आप कैसे करते हैं? अच्छा यार, तो, वो कैसे करता हूँ, वो आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत है जो खुद ब खुद निकल आती है। माशाल्लाह जी। अच्छा, ताहिर भाई, बहुत से लोग देख रहे होंगे कि अक्सर एक मार्केट में ना एक ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जिसने लव बर्ड्स लगाए हुए हैं ना, वो और कोई स्पीशीज जो है वो ब्रीड करवाए, इसका मतलब ये होता है कि लव बर्ड्स का जो है ना दी एंड हो गया या होने वाला है। तो आपने माशाल्लाह जैसे एवरी डिज़ाइन की, एक साइड पे माशाल्लाह लव बर्ड्स हैं, उसकी छोटी सी एक साइड पे आपने कोन्योर्स भी रखे हैं, जो कि उसमें भी काफ़ी हाई एंड म्यूटेशन है। जैसे मैं देख रहा था, लुटिनो कोन्योर हैं, क्रीमिनो कोन्योर की वर्किंग है, और जो कि सारी ग्रीन चीक्स की आई गेस म्यूटेशंस हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आपके माशाल्लाह हैदराबाद में भी एक जो दूसरे स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, उसकी भी एक एवरी है। तो इसके बारे में आपने जो डाइवर्सिटी रखी हुई है अपने पास, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इसमें ऐसे है वजह, देखिए मैं हमेशा से आपसे भी कहता रहता हूँ, आपके व्यूअर्स से भी यही कहूँगा कि आपके गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए, ग्रे एरियाज नहीं होने चाहिए। मतलब आप जब कोई गोल बनाएं कि मुझे ये काम करना है, तो उसमें कोई ग्रे एरिया, कोई एम्बिग्विटी, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मेरा और आपका शौक तो सबसे पहले है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई अगर ये कहना बंदा कि आकर के मैं इसमें, मेरे पास 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, 50 मिलियन है और मैं इससे काम करके पैसे कमा लूंगा, वो कभी भी नहीं कमा सकता। वो बिल्कुल ऐसे ही, नेवर। उन लोगों को मेरी ये नसीहत है कि भाई किसी और जगह पैसे लगा लो, ये आपके बस का काम नहीं है। हाँ जी, ऐसे या आप नहीं कर सकते। ये वही बंदा कर सकता है कि जो इसके साथ रच बस जाए, जो वेल सिंक हो जाए इसके साथ। देखिए, बड़ी पुरानी और हमारी देसी सी मिसाल है कि जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है ना। मेरे पास, मेरा आपको पता है, पोल्ट्री मैं करता हूँ, तो पोल्ट्री में मेरे पास लोग आते हैं कि यार ताहिर भाई, हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम फार्म खोलना चाहिए। मैं पहला सवाल ये करता हूँ, तो यार अगर आप मुर्गी के साथ मुर्गी बन सकते हैं तो आए इस काम में, अदरवाइज नहीं। तो हमारे परिंदों का भी इसी तरह से ही है। तो शौक तो हमारा, वही आदमी चल सकेगा जिसका शौक है, ठीक है। शौक के अलावा कोई आदमी नहीं कर सकता इस काम को। नंबर 2, शौक में कोई भी बर्ड रखे आप, जिस चीज़ का शौक है उसमें बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। बेशुमार मंजिलें हैं, बेशुमार सफ़र है, करते जाएं वो आप, कोई रुकने वाला नहीं। और जितनी दयानतदारी से करेंगे, जितनी अच्छी नीयत से करेंगे, अल्लाह पाक उतनी कामयाबियां देते जाएंगे। अगर इसके बिजनेस आजकल, क्योंकि 2-4 सालों से हम देख रहे हैं कि एक लोगों का बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि इसको क्या बिजनेस बनाया जा सकता है, क्या ये बिजनेस है, क्या इसको करियर बनाया जा सकता है। ये लोगों के सवालात हैं ना आजकल, और इसके जवाब की तलाश है, इसमें धोखे भी खा जाते हैं लोग, ठीक है। इसके जवाब की तलाश में लोग पैसे भी बड़े ज़ाया करते हैं। लेकिन मैं आज ना, अपना जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, मतलब आई एम कीपिंग बर्ड फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स, तो बिल्कुल वो अगर मैं थोड़ा सा इसको बिजनेस के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, तो बिजनेस मॉडल मेरी नज़र में इसमें वो होना चाहिए कि देखिए, मैं बिजनेस चलते हैं डिमांड्स पे, मार्केट की डिमांड क्या है। मैं लव बर्ड रख लूँ, मैं कन्योर रखूँ, मैं फेंच रखूँ, जावा रखूँ, बड़ा पैरेट, छोटा पैरेट, जो भी रखूँ, अगर तो पीपल टू पीपल उसकी डिमांड है, तो मेरी नज़र में, मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं लोग, मतलब मेरी नज़र में ये मेरी राय है कि शायद वो उतना लुक्रेटिव ना हो। फॉर द टाइम बीइंग वो लुक्रेटिव ज़रूर होगा, फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वो है ट्रेंड्स। बिल्कुल ऐसे आप वो कर रहे हैं ट्रेंडिंग को फॉलो। मतलब आज लाइक
लेकिन एक डिमांड आती है, असल में मैं डिमांड किसको समझता हूँ? मैं डिमांड उसी चीज़ को समझता हूँ जिसकी मार्केट तकाजा करे। आप मेरे लिए मार्केट नहीं है, हाँ दुकान वाला, आप मेरे लिए मार्केट नहीं है। आप एक बर्ड लेने आते हैं मेरे पास कि यार ताहिर भाई फलां बर्ड है, मैं कहता हूँ हाँ यार वजाहत में देख के बताता हूँ होगा, और वो मेरे पास होता है, आप मुझसे ले जाते हैं, खत्म। दिस इज नॉट डिमांड, ये बिजनेस नहीं है, ये इल्यूजन है, ये धोखा है जिसके अंदर हम सब बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें शिकार हो रहे हैं। मेरी नज़र में डिमांड वो है जो मार्केट कर रही है, जो लालू खेत कर रहा है, जो टोलेंटन कर रहा है, जो बफर जोन कर रहा है, कराची की बेशुमार मार्केट्स कर रही हैं, जो थड़े पे बैठा आदमी, जो जाल पे बैठा आदमी जो डिमांड कर रहा है ना कि आज मेरे पास इस बर्ड की डिमांड है, वो है डिमांड 100 पीस 200 पीस। अच्छा, वो डिमांड को मीट आउट कैसे किया जाए? अब वो तो 100 पीस 200 पीस मांगता है। तो भाई कारोबार अगर करना है ना तो आपने अपना कंफर्ट जोन सबसे पहले छोड़ना होगा। तो जाए 100 पीस 200 पीस की प्रोडक्शन करें। आज मुझे बताएं, लोग कहते हैं जी लव बर्ड जो ओपलाइन है वो 5000 6000 8000 10,000 का बिकता है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो क्या नुकसान है उसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 100 पीस प्रोड्यूस कर रहे थे, आप कर लें 500 पीस प्रोड्यूस, किसने रोका है? ऐसा ही है, जाए बेचे, मार्केट मांग रही है आपसे, ऐसा ही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। ये इट सॉरी टू कट यू हियर, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने कंफर्ट जोन को कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हो क्या रहा है कि हमें पड़ गई है आदत, हमें पड़ गई है 2 लाख का बर्ड बेचने की, ड्राइंग रूम में बैठ के एसी के सामने 16 डिग्री पे एसी किया होता है, ठीक है, फोन पे हाँ जी कितने का है, 2 लाख का, अगला के यार कम कर लें 1,70,000 से नीचे मैं दूंगा नहीं, बर्ड बिक गया, पैसे आ गए, बर्ड दे दिया। हमें पड़ गई ये आदतें। यार देखो, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, आपको हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई सा भी बर्ड हो जिसकी डिमांड आ रही है, अगर आपके पास जगह है, अच्छा उसके लिए फिर सबसे पहले मैं समझता हूँ जगह का बड़ा अहम रोल है। हमारे यहाँ मोस्टली एग्रीकल्चर जिसको हम कह रहे हैं वो छतों पे किया जा रहा है। 80% एग्रीकल्चर पाकिस्तान में छत के ऊपर है। सेम। तो छत के ऊपर इंडस्ट्री बनाना, इसको अल्लाह करे कि बन जाए, मतलब मैं ये खुदा न खासा कोई नेगेटिविटी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूँ कि छत के ऊपर किसी चीज़ को कारोबार कह देना और उसको कारोबार बना लेना तो मेरे लिए मुश्किल है। मतलब इस चीज़ को मानना, मैं समझता हूँ कि उसके लिए आपको बाकायदा, जिस तरह बड़े पैमाने पे फिलिपिन वाले काम कर रहे हैं, बेशक ऐसे ही, लेकिन मैं उसमें कत्तन ये नहीं कह रहा कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, कत्तन ये इशारा नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक रोड मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आई डोंट नो कि मैं बता सका या समझा सका आपके व्यूअर्स को, लेकिन मेरा तरीक़ाकार यही है कि जो बर्ड रखना है उसको उसकी कीपिंग के हिसाब से रखें। वो क्या मांग रहा है, क्या केज साइज़ होना चाहिए, कितनी बड़ी जगह में वो रखा जा सकता है। तो अगर तो ये सारी चीज़ें आपके पास वसाइल हैं तो आप एक अच्छा बिजनेसमैन इसमें बन सकते हैं। ये बिजनेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ताहिर भाई, देखें ऐसा है कि अब लव बर्ड्स फॉर एग्जांपल काफ़ी ट्रेंडिंग बर्ड है, ठीक है, और मार्केट की डिमांड भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ है। इसमें बहुत सी ऐसी म्यूटेशंस हैं जो कि मार्केट की डिमांड में भी हैं और ट्रेंडिंग, यानी कि वो ड्राइंग रूम में बैठ के उसको बेचने वाला बर्ड भी है लव बर्ड्स में। तो लेकिन ना अक्सर हमारे यहाँ देखा गया है पिछले कुछ 2-3 सालों से, कुछ लोगों ने इस पे प्रोपेगेंडा भी किया कि लोग समझते हैं कि एक चीज़ को उठाना है तो दूसरी चीज़ को गिराना है, ठीक है। तो लव बर्ड्स के कंपेटिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी दूसरी स्पीशीज़, ठीक है, छोटे बर्ड्स, ठीक है। तो अब बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ और हैं जो कि अपने जो है उसमें स्पेस में बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, जिसमें मैं अगर आप कहूँ फिंचेस की म्यूटेशंस हैं, जावाज है, ठीक है, और उसके अलावा और बहुत बेतहाशा बर्ड्स हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक जो है स्पीशी है बजीज, तो उसके कुछ ब्रीडर्स ने सोचा ये कि अगर हमें बजीज को उठाना है तो लव बर्ड्स को गिराना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार ये तो वैसे खैर एक नेगेटिव अप्रोच है कि अगर किसी ने, मैं खुद बड़ा, मेरा स्टार्ट मैंने भी, मेरे ख्याल आज के दौर में बहुत सारे लोग, ये बच्चे पैदा भी नहीं होंगे जिस ज़माने में मैंने बजी रखना शुरू किया था बजी रखना शुरू किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बजी से खुदा ना खास्ता मुझे या आपको या किसी और को, कोई किसी भी बर्ड से किसी को नहीं है। लेकिन ये वाली जो बात आपने की ना, ये नेगेटिव अप्रोच है।
इससे कोई किसी को गिरा नहीं सकता। मार्केट अपनी डायरेक्शन खुद तय करती है, ऐसा ही है। कोई किसी को उठा नहीं सकता, कोई किसी को गिरा नहीं सकता। वो दौर चले गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे ठीक है ना, वो दौर गए। अब तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्रेंडिंग क्या है, दुनिया में कौन क्या कर रहा है, आप दुनिया सारी आपके हाथ में है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये किसी कोई अगर किसी के ये खुशफहमी है ना किसी को हाँ। कि मैं ये कर दूंगा तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेगेटिव बातें फैलाने से आदमी सिवाय अपने नुकसान के और कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे तो वो ना नेगेटिव इस तरह की बातें फैलाया करें। ये मैं देखता रहा सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ होता रहा पिछले दिनों। हम देखिए, जब हम अपने आप को वजाहत एविकल्चरिस्ट कहते हैं ना, तो उसमें सारे बर्ड आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम भी टैग ना किया करें कि अगर हमें शौक है लव बर्ड का तो हम हर वक्त लव बर्ड ब्रीडर, हम एन एविकल्चरिस्ट। अगर हम अपने आप को इस तरह बात करें। दूसरी बात आपने की कि उन लोगों के बारे में, तो यार उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं है। बास चीज़ें देखें लाइलाज होती हैं, तो उनका कोई इलाज मेरे पास तो नहीं है। बिल्कुल दुआ की जा सकती है कि अल्लाह हिदायत दे उनको। चले जी, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो ताहिर भाई, इसके बाद हम चलेंगे आपके बर्ड रूम में विजिट करने। उस बर्ड रूम में जाने से पहले न्यू फैंसियर्स, पुराने फैंसियर्स, आपका कोई पैगाम? यार मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, लेकिन मोहब्बत से रहें। सबसे पहला तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहें। और जो काम कर रहे हैं आप लोग, आप सब अच्छा काम करें। अपने बर्ड को खुद लेट डाउन ना करें। बेशक ऐसा ही है। अपना बर्ड जो भी रखा है, चाहे बजी रखा है, चाहे वॉट एवर बर्ड यू आर कीपिंग, आप उसको लेट डाउन ना करें। उसके साथ दयानतदारी और ईमानदारी से उसको रखें। वो दयानतदारी ईमानदारी क्या है? दयानतदारी ईमानदारी ये है कि वो, अब मिसाल के तौर पर मुझे बड़ा दुख होता है वजह, जब मैं पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं कि जी इसको इंडस्ट्री बना लें, इंडस्ट्री बना लें, लेकिन ना हमने क्या इसको इंडस्ट्री बनाने के लिए नए फैंसियर्स के लिए, क्योंकि नया फैंसियर बेचारा कंफ्यूज होता है, वो हमारी बातें सुन के कंफ्यूज होता है। सबसे पहले नए फैंसियर को पैगाम देने से पहले ये हमारे सीनियर्स के लिए है कि हम क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ चलें। नया फैंसियर खुद ब खुद ठीक रास्ते पे चलेगा। रास्ता बिगाड़ा हमने है, हमें कसूर हुआ, वो नहीं है। तो उनके लिए पैगाम यही है कि वो जो बर्ड, मैं तो शुरू से मेरा एक है कि जो बर्ड आपको अच्छा लगता है वो रखें। हर बर्ड का ट्रेंड आता है, अगर तो आपने पैसे कमाने हैं उससे तब भी आता है, और अगर शौक है तो फिर तो शौक की तो कोई लिमिट नहीं है आपको, ऐसा ही पता है। तो हर बर्ड रखें, ऑनेस्टी से रखें, कीपिंग्स को समझें, उसके केजिंग को समझें। ये नहीं है कि इस साल मैंने केज को ऐसे करके रखना है तो दूसरे साल ऐसे करके रख देना है, तीसरे साल मैंने उसके ऊपर 6 टावर लगा देने और 5वें साल मैंने 10। ये इस तरह आप एक जब छोटी जगह पे बर्ड को इतना ज़्यादा रश करते जाएंगे ना, तो वो कंटेमिनेशन बढ़ती जाएगी उस एरिया में। तो बर्ड को बर्ड के हिसाब से रखें, कीपिंग को सीख लें। आपने कीपिंग और न्यूट्रिशन को सीख लिया तो समझो आपने बर्ड को भी सीख लिया। तो सबसे पहला और बेसिक नुकता जो है वो कीपिंग और न्यूट्रिशन है, उसको समझें। और ये लंबा सफ़र है, बिल्कुल वजह छोटा सफ़र नहीं है, ये बहुत लंबा सफ़र है, सालों पे मुहित है। और ये अगर माइंडसेट है तो चलें, आपके लिए बहुत मंजिलें हैं, बहुत रास्ते हैं, बहुत कामयाबियां हैं। आज आप देखें ताहिर भाई, जो सक्सेसफुल इस फील्ड में जिनका ये समझ ले कि बिजनेस है, हाँ। जिन्होंने इसको करियर अपना बनाया, तो उनको कितना कितना टाइम हो चुका है। अगर आप इसको तफसील से देखें तो लोगों को 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं। लोग पहले दूसरे तीसरे साल में ही फैसला करके बैठ जाते हैं कि हमें तो नुकसान हो गया, हम जा रहे हैं। उसमें कसूर कुछ हम जैसे लोगों का है, हमारे दोस्तों का है कि हमने हर चीज़ को पैसे से नथी कर दिया। ऐसे ही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जब आप हर चीज़ को पैसे से नथी कर देंगे, और जब पैसे ने एक लिमिटेड टाइम फ्रेम तक ही एक चीज़ ने कॉस्ट इफेक्टिव रहना है ना, या पैसे कमाने का जरिया रहना है, उसके बाद उसको किसी ने रिप्लेस करना है, फिर उसने नीचे जाना है। जब उसने नीचे जाना है तो वो हम कहेंगे यार, फिर हम दूसरी तरफ स्विच हो जाएंगे, फिर तीसरी तरफ स्विच हो जाएंगे, फिर चौथी तरफ। तो वो बंदा जो है ना, वो एक जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आते हैं कि मैंने ओवरनाइट अमीर होना है, वो बंदे वाइप आउट हो जाते हैं, मार्केट से गायब हो जाते हैं। आप देखिए कितने लोग आए 2-3 साल के अंदर, इन्वेस्टर्स कितने आए, कितने चले गए। आप अभी भी 8-10 सालों से कर रहे हैं, मैं अभी भी कितने डेकेड्स हो गए कर रहा हूँ।
बिल्कुल ऐसे ही है। जाता कोई बर्ड भी नहीं है, कोई कहीं भी नहीं जाता अनटिल और अनलेस के आपकी कमिटमेंट उस बर्ड के साथ क्या है। वो बर्ड मौजूद है, हाँ, आप भाग जाते हैं सबसे पहले, हाँ। वो बर्ड नहीं भागता। ऐसे ही है। बर्ड वफादार है आपके साथ, आप बेवफा हैं। तोता चशम कहते थे ना पुराने वक्तों में कि तोता जना बेवफा है, बल्कि आज तोता रखने वाला ज्यादा बेवफाई कर रहा है उसके साथ। तोता तो बेचारा बड़ी वफा के साथ चल बिल्कुल रहा ऐसे ही है। है। दूसरी बात ना, यहाँ आपके व्यूअर्स के लिए या मैं जनरल एक बात करना चाहूंगा यहाँ पर ना, अब जो सबसे बड़ा अगर आप मुझसे पूछें कि बर्ड्स में या लव बर्ड्स में स्पेशली, चले हम स्पेसिफिकली लव बर्ड्स की बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है लव बर्ड में, तो मेरी नज़र में ना हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि वो अब यहाँ मौका है तो मैंने कहा चलें ये पैगाम भी पहुँचाएँ कि जो चैलेंज है ना वो हमारी एवरी की बायोसिक्योरिटी है। बेशक, ये मैं आपको 4-5 सालों से कह रहा हूँ कि हम हमेशा महंगा बर्ड तरजीह देते हैं, रख लें, ख़रीद भी लेते हैं, उसमें कोई कबाहत भी नहीं है, कोई ऐप भी नहीं है, लेकिन ना हमने अपनी एवरी को कितना बायो सिक्योर किया है, अपनी एवरीज को या अपने बर्ड्स को कितना वो किया है, अपना हाइजेनिक हमारा हाइजीन लेवल्स को कितना ऊपर लेकर आए हैं। बिल्कुल ऐसे इस पर कोई हमारी ना कोई गुफ्तगू होती है, ना कुछ कोई और बात होती है, ना कोई काम किया गया इस पर। बिल्कुल देखें, अगर बार बार लव बर्ड इंडस्ट्री बना दें, लव बर्ड इंडस्ट्री बन जाए, कह देने से नहीं बनेगी, उस पर काम करने से काम करना पड़ेगा। लाइव स्टॉक है, वी आर डीलिंग इन लाइव स्टॉक, एक जिंदा चीज़ है, उसको रखना कैसे, इट्स नॉट अ कमोडिटी के आपने इसके स्टैक करके ढेर बनाकर किसी भी गोदाम में रख दिया तो जनाब लव बर्ड इंडस्ट्री बन गया, बिल्कुल ऐसे। ऐसे नहीं है। ये सांस लेने वाली चीज़ है, ठीक है। जब सांस लेने वाली चीज़ के रखने के तकाजे मुख्तलिफ हैं, अगर तो वो आप नहीं सीख सकेंगे तो वो हम कभी भी इंडस्ट्रीज को नहीं बना सकेंगे। क्यों? वजह क्या कि इसमें जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये पिछले 4 साल से मेरी और आपकी गुफ्तगू है ऐसे कि ही। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे बीमारियों के चैलेंज Diseases बढ़ेंगे। उसी तरह से आएंगे। हमारे पास पहले जब बर्ड बाहर से जहाँ से भी आए, मुझे वो नहीं है उससे, जो आप देख लें कि कंटेमिनेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले बर्ड आते थे, चंद बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम्स होती थी, अब वो फिर इधर उधर फैल ऐसे ही जाती है, थी, ऐसे ही है। ठीक है ना। फिर अब ज़्यादा वो फैलती जा रही हैं। तो एक अगर हम पॉक्स के वायरस को लेते हैं जो लव बर्ड में सबसे ज़्यादा लीथल है, वो आज से ना वजह 15 साल या 18 साल पहले की बात बताऊं मैं आपको, वो पॉक्स का वायरस सिर्फ और सिर्फ आँख को डैमेज किया करता था टू सम एक्सटेंट, और वो ठीक हो जाता था। ठीक हो जाता था, आँख बंद भी हो गई तो चलो ठीक हो गया। अब क्या होता है, अब वो पॉक्स का वायरस चला गया स्किन के ऊपर, उसकी इंटरनली भी चला गया। हाँ, स्किन पे इधर पैरों पर आ गया, फिर मुंह में चला गया और अब इंटेस्टाइन तक जा चुका है। उसके इतने स्ट्रेन्स आ चुके हैं कि वो इंटेस्टाइन तक को डैमेज कर रहा है। बेशक। अब मुझे बताएं, इस पे इंडिविजुअली मैं और आप काम नहीं कर सकते, इस पे काम करना है हमारे कलेक्टिव एक विजडम ने, और मतलब उसमें हमारी सोसाइटीज़ को भी आगे आना पड़ेगा, सोसाइटीज़ को रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये वरना ये मैं बता रहा हूँ, ये पॉक्स का वायरस या कोई सा भी वायरस ये खा जाएगा हमें सबको। हकीकत है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ये इतनी खतरनाक, क्योंकि हम लाइव स्टॉक करते हैं, लाइव स्टॉक में हमने देखा है कि बीमारियों ने किस तरह से लाइव स्टॉक को डैमेज किया। ताहिर भाई, पब्लिकली कोई नहीं बताता, हाँ, लेकिन बहुत से ऐसे ब्रीडर्स हैं जिनका पूरा का पूरा बर्ड रूम पॉक्स वायरस खा जाता है। वो या तो फिर दोबारा से शुरू करते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। अब मुझे बताएं ना, पहले यहाँ पर नहीं होता था, मतलब इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, पंजाब में या अप कंट्री में ये इस तरह नहीं था, लेकिन क्योंकि बाहर से जब बर्ड आ रहा है उसका आने का कोई तरीका नहीं है, ऐसा ही है, कोई क्वारंटाइन का सिलसिला नहीं है। मैं कोई किसी लाने वाले को या किसी को कसूरवार नहीं कह रहा, ये तो हमने कलेक्टिवली चीज़ों को ठीक करना है ना। उसमें लाने वाले भी स्टेक होल्डर हैं, उसमें हमारी सोसाइटीज़ भी स्टेक होल्डर हैं, उसमें सारे लोग, हम लोग खुद भी स्टेक होल्डर हैं कि हमारा ये है कि हम लोगों को ये पैगाम बताएं कि बर्ड लेना कैसे है। आज आप देखें, आज घरों में एक बर्ड आप बाहर से लाने के लिए आप हमारी मतलब एज ब्रीडर हमारी टांगे कांप जाती हैं कि यार नया बर्ड लाएं तो लाएं कैसे, खुदा ना खास्ता कोई उसमें ना हो। ऐसे तो ही है। कैसे इस खौफ की फिजा में लव बर्ड इंडस्ट्री कैसे बनेगा? ऐसे ही है, ये नहीं इस तरह बनेगा। इसके लिए आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। और किसी भी लाइव स्टॉक को जब इंडस्ट्री बनाने की बात की जाती है ना, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो उसकी हाइजीन,
और उसकी बायो सिक्योरिटी है। अगर वो ठीक नहीं होगी तो ये हम टकरे मारते रहेंगे, हासिल असूल कुछ नहीं होना। ताहिर भाई, सबसे पहले एंटर होते साथ ही इस खूबसूरत शेर के ऊपर नज़र पड़ती है, तो अपनी ज़ुबानी आप सुनाएं कि इसके पीछे आपका विजन क्या है। यह एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए और सबके लिए, एक इंस्पिरेशन है ये कि इफ्तिखार आरिफ का शेर है ये। और इसमें देखिए यही बताया गया है कि स्काई इज़ द लिमिट, स्काई शुड बी द लिमिट। बिल्कुल। आसमानों पर नज़र कर, अंजुमो महताब देख। वो ना अल्लाह पाक ने पूरी कायनात इंसान को मुसख्खर करने के लिए कहा है। ये चांद, सूरज, सितारे, अंजुम और महताब, इंसान अगर अपने इरादे का धुन का पक्का हो तो इन सब को हासिल कर लेता है, लेकिन उसके लिए उसका एक विजन होना चाहिए, वो ख्वाब होना चाहिए उसके पास है। वो ये शायर भी यही कह रहा है कि आसमानों पर नज़र कर, अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। क्या बात। तो विजन आपका जरूर है। अगर विजन आपका ऐसा है ना कि मैं आसमानों तक चला जाऊं, बिल्कुल, मतलब स्काई शुड बी द लिमिट, मैं कहता हूं कि यही होना चाहिए। तो ये वो शेर, वो मुझे इंस्पिरेशन देता है। जबरदस्त। अच्छा, तो अगर आप इसके राइट साइड पे देखें यहाँ पे, तो ये साहब कौन है? यार ये मेरा बेबी है छोटा, ये कोई 2 महीने का था जब मैंने लिया था और फिर हैंड फीड पे रेस करके आज माशाल्लाह 4-5 साल का हो गया। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये बड़ा हमारा फैमिली मेंबर है ये भी। अच्छा अच्छा जी, माशाल्लाह। ताहिर भाई, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने इतना खूबसूरत बर्ड रूम अपना बिल्ड किया हो और अपना ड्राइंग रूम ही बना लिया हो। और सबसे बढ़कर ये है कि हमारी सबकी कोशिश होती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग केजेस लग सकें, लेकिन आपने माशाल्लाह हर केज के दरमियान तकरीबन 2.5 फुट का गैप दिया हुआ है और उसके दरमियान में माशाल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरत जो है वो अल्फाज लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तवक्कल, दूसरा अमल, फिर दुआ और फिर सब्र और फिर एंड पे शुक्र। इसके पीछे वजह कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा अल्लाह पर यकीन और बिलीफ अगर नहीं होगा तो अगर स्टार्ट ही हमारा गलत हो गया, बिल्कुल, तो वो कहीं भी मंजिल या जो भी हमने हासिल करना है हम नहीं हासिल कर सकेंगे। तो अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर यकीन करके, अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन जोड़ के उस तवक्कल के साथ फिर अमल भी करना है हमने। बिल्कुल। फिर ये नहीं है कि बस तवक्कल करके बैठ गए और खुद कुछ ना करें। वो अमल
और उस अमल को अपनी दुआ के साथ नफी करके कि या अल्लाह अब तू इसमें खैर डाल दे, और फिर हमने सब्र से नतीजे का इंतजार करना है, और फिर जो कुछ हासिल हो जाए उस पर शुक्र अदा करना है। माशाल्लाह, दैट इज द क्या बात कॉन्सेप्ट। है, इस क्या मॉल के पीछे ये कॉन्सेप्ट है। क्या बात है, क्या सोच है। अच्छा, तो ताहिर भाई आपने माशाल्लाह जो बर्ड रूम डिज़ाइन किया है, इसके अंदर आपने जो कोशिश की है फीचर्स ऐड करने की कि कोई कमी ना रहे, जैसे हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं ऐसा बर्ड रूम डिज़ाइन करूं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट और उसमें कोई कमी ना हो, तो इसके बारे में चीज़ें बताएं कि आपके इस बर्ड रूम के अंदर क्या वेंटिलेशन सिस्टम है, क्या एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, और बर्ड्स को क्या क्या फैसिलिटी मौजूद है। यार इसमें देखें वजाद भाई, इसमें मैंने आप ये देखें फ्रॉम दिस वॉल टू दैट वॉल, ये तकरीबन आप कह लें कि 12 फुट की विंडो है ऑलमोस्ट, या 13 फुट की विंडो है, क्योंकि ये 15 फुट की डेप्थ है। तो ये कोई 12-13 फुट की विंडो, और यहाँ से लेके ये 32 फुट की विंडो है। अच्छा, तो ये सुबह के टाइम इधर सनलाइट इतनी होती है कि जैसे हमने कहीं ऊपर के फ्लोर पे रखा, हालांकि ये हम बेसमेंट में खड़े हैं। अच्छा, ये हम बेसमेंट में। अच्छा। तो वेंटिलेशन और सनलाइट नंबर 1 प्रायोरिटी थी, वो अल्लाह का शुक्र है वो इसमें मुझे हासिल हुई है। और बाकी एसी लगाया हुआ है, और मैंने एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। अच्छा, एग्जॉस्ट फैन आपके कहाँ लगे हुए हैं? वो बाहर लगे हुए हैं, और ये डक्टिंग सिस्टम अंदर हुआ हुआ है। डक्टिंग सिस्टम आपने लगवाया है एग्जॉस्ट फैंस के साथ, ठीक है। तो वो एग्जॉस्ट हैं, वो 3 चलते रहते हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ मेंटेन रहती है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा वो जो गैप की बात की है, एक तो ये खैर मुझे इंस्पिरेशन बड़ी थी कि ये कोई ऐसी चीज़ हो कि जो मोटिवेट करती रहे। तो इसको हो सकता है मैं अब टाइम के साथ साथ चेंज भी कराता रहूँगा, लेकिन गैप का मकसद ये कि मैं चारों तरफ से घूम के बर्ड को देख सकूँ। ये सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। मुझे आपको पता है कि मैं ज़्यादा बर्ड रखने का कभी, अब मैं नहीं किसी को कह रहा, डिस्करेज नहीं कर रहा कि किसी ने ज़्यादा रखने, मर्जी है और किसी की, लेकिन मैं थोड़े बर्ड रखता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि लेकिन उसको इस तरीके से रखूँ कि मेरी अपनी इनर सेटिस्फेक्शन है ना वो, और वही मेरी कमाई है सच, कि मैं सेटिस्फाइड हो गया बस। इस तरीके से जब आप बर्ड रखेंगे तो बर्ड भी आपके खुश रहेंगे, बीच में स्पेस भी है, और स्पेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पैर इजीली बॉन्ड होते हैं। और अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब आप के केजेस के दरमियान स्पेस नहीं होता तो एक मेल दूसरे केज के फीमेल के साथ और एक फीमेल दूसरे केज के मेल के साथ जो है वो बॉन्डिंग करने की वो डिस्ट्रैक्शन पेयर्स की आपस में होती रहती है। तो और सॉरी टू कट यू, इधर आपको देखें कि इसमें एयर का सर्कुलेशन ऑफ एयर जो है बिल्कुल ऐसे ही वो भी बर्ड को हर तरफ से जब मिल रही होती है तो उसकी हेल्थ पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ताहिर भाई अब हमें आप ना कुछ अपनी कोई चंद एक पेयरिंग्स दिखा दें जो कि आपने कमिंग सीजन के लिए की हुई है। ये मेरा मेल है एक, ये ब्लू ऑफलाइन का, ठीक है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये अपने बारे में खुद ही बता रहा है बहुत कुछ आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वन ऑफ माई फेवरेट बर्ड। माशाल्लाह, पता लग रहा है। हाँ, इसके साथ आपने पेयरिंग क्या की हुई है? इसके साथ मैंने ये हैंड लगाई है ग्रीन, सिंपल ग्रीन, कोई स्प्लिट नहीं, कोई किसी चीज़ की ब्लू नहीं है, ये नॉर्मल ग्रीन बर्ड है। हालांकि वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा बर्ड है, मेल भी, लेकिन आपने समझा कि देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वो पता है कि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर जगह ही होता है। तो वो मैं इसमें से मेरा टारगेट है कि बहुत अच्छे ग्रीन ओपलाइन आए जिनका नेक चौड़ा हो, ठीक है, और जिनका चेस्ट थोड़ा सा ब्रॉड हो। तो ये टारगेट है यहाँ इस पेयर से। और आप देख लें, मैं लोगों को बार बार कहता हूँ और आप भी कहते हैं कि अभी ये मेरा 7वें साल में मैं एंटर हो रहा हूँ ओपलाइन को लेकर, और स्टिल वर्किंग विद दिस बेसिक बर्ड। तो लोग ये जो कहते हैं ना कि हम सारा कुछ एक वक्त में हासिल कर लें, तो वो देखिए ताहिर भाई, इतनी जल्दी में ना रहे हैं। हर किसी में माशाल्लाह आप जैसा सब्र नहीं होता। कुछ लोग मेरे जैसे जल्दबाज भी होते हैं, वो कहते हैं जनाब पहले साल में ब्लू ऑफलाइन भी आ जाए, पार ब्लू ऑफलाइन भी आ जाए, ग्रीन ऑफलाइन भी आ जाए, और अब तो एक्वा की भी दौड़ लग चुकी है कि एक्वा ऑफलाइन भी आ जाए। हर किसी की चॉइस है यार, मैं किसी की चॉइस को चैलेंज नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा इस तरह देखें, ये है, ये बर्ड है, ये ग्रीन है, स्प्लिट ऑफलाइन है, उसके साथ ये वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन की हैंड लगाई हुई है। सही है। और दोनों बर्ड बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे में, तो उम्मीद है इनसे अच्छे
अब एज ए ब्रीडर वजह इसमें ये होता है कि हमने सिर्फ इसके बच्चों तक फोकस नहीं किया हुआ होता। हमने क्या किया हुआ होता है कि हमने ये सोचा हुआ होता है कि जब इसके बच्चे आएंगे और फ्लावर पेयर के बच्चे आएंगे तो इनके बच्चों को जब हम आपस में लगाएंगे तो वो फीचर्स लॉक कर लेंगे हम। बिल्कुल, तो आपका ये- कहने का मतलब ये है कि आपने आने वाले 3-4 साल तक की प्लानिंग की है इस एक पेड़ को प्रोजेक्ट करते हुए। एज ए ब्रीडर आपको ना ये करना पड़ता है कि यार ये पेयर मैंने अगर लगाया है तो इसका अगर जो मुझे फलां चिक मिल गया तो मैं उसको कहाँ उसको लगाऊंगा, तो उस हिसाब से दूसरी पेयरिंग की जाती है कि यार इसके चिक को मैं इसके साथ लगाऊंगा। दैट इज ये मेरा अपना पैशन है, मुझे वो नहीं है कि यार मैं कोई अपना नाम बना लूँ इसमें। बस खुदा यकीन करें कि कोई इसमें कोई सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं मैं कर रहा, मैं लोगों को एक रास्ता बता रहा हूँ कि अगर कोई सफ़र करना है ना, अच्छा कोई काम करना है जिसमें आपको अपनी सेटिस्फेक्शन हो, तो वो तहम्मुल से, सब्र से और नॉलेज के साथ आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा एक अब अगेन देखें मैंने वर्किंग इसमें एक ये वॉयलेट का मेल है, ये बैठा हुआ है। ठीक है, अगेन इसके भी पारब्लू के फिशरी है नॉर्मल, लेकिन क्योंकि लेंथ बर्ड की बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है उस बर्ड का, तो यहाँ से मुझे स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। ऑल्दो कि मेल का खुद का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो माशाल्लाह। लेकिन ये कि इस तरह की वर्किंग है। बिल्कुल ठीक। ये आप देखें, ये एक पेयर है, ये भी वॉयलेट का है और वॉयलेट ऑफलाइन साथ में ये विजुअल पारब्लू ऑफलाइन की हैंड इससे लगाई। ये इधर नया पेयर है, अच्छा। ये फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह ब्रीड करेगा इस साल। सही हो। नॉर्मली डेढ़ साल का अरसा लग जाता है बर्ड को मेरी नज़र में अच्छा ब्रीडर पेयर बनने में। बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह ये डन फेलो का पेयर है। अब डन फेलो पे भी मैं 2-3 साल से वर्किंग कर रहा हूँ और सिर्फ स्प्लिट बना रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो कुछ किए थे विजुअल भी, लेकिन अगेन ये स्प्लिट है, उसके साथ आप हैंड देखें, हैंड की नेक देखें, हैंड का हेड माशाल्लाह। देखें, तो अब हैन अगर अपना डिस्प्ले करे हाँ। तो हैन माशाल्लाह से क्या बात है। और ये मेल है, इसके साथ ग्रीन डन फेलो का मेल है, स्प्लिट ब्लू भी है और वो हैन है। अब इससे अच्छे स्प्लिट्स आएंगे। और इसी तरह डन फेलो में एक ये वर्किंग की हुई है कि ये है, ये भी मेरे घर का ही स्प्लिट है। अच्छा, ये स्प्लिट डन फेलो। हाँ, स्प्लिट डन फेलो, स्प्लिट ऑफलाइन है। आप इसका स्टांस चेक माशाल्लाह। करें, स्टांस इसका हेड अच्छा, राउंड। डन फेलो क्योंकि एक काफ़ी महंगी और नई म्यूटेशन है, तो लोगों की कोशिश होती है कि जैसा मर्जी हो ना डन नहीं फेलो। लेके तो जल्दी ना करें। लेकिन माशाल्लाह इस अगर आप बर्ड को देखें, अगर इसको सिर्फ इसकी फिशरी क्वालिटी में ही काउंट किया जाए तो इसका कोई जवाब नहीं है। और साथ में इसके ये पारब्लू ऑफलाइन डन फेलो की हैन है। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। तो ये 2-3 साल से मैं सिर्फ स्प्लिट्स पे ही काम ज़्यादा कर रहा था डन फेलो के। ज़बरदस्त। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये नीचे देखें आप, 2 ग्रीन है, ये दोनों स्प्लिट डन फेलो हैं। अच्छा। मेल इसमें स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है, हैन इसमें स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डन फेलो है। दोनों ग्रीन है, डार्क ग्रीन है दोनों। अब दोनों के साइज स्ट्रक्चर इसमें से ये डार्क ग्रीन है या वॉयलेट ग्रीन है? हाँ जी, वॉयलेट डन फेलो भी आ जाएंगे। बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो ताहिर भाई, ये आपने बहुत ही खूबसूरत एक फ्लाइट केज रखा हुआ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस आप समझते हैं और इसमें आपने कौन कौन से बर्ड छोड़े हुए हैं? इसमें यार फ्लाइट की तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि जब मेरे पास जगह नहीं होती थी जिस ज़माने में, हाँ, तो मैं बड़ा हैंडीकैप था। हाँ। क्योंकि और मैं देखता था कि बर्ड की ग्रोथ वो वाली नहीं है कि जो डाइट हम दे भी रहे होते थे, हाँ। लेकिन जब उसको एक फ्लाइंग नहीं मिलती थी बर्ड को और एक्सरसाइज उसको नहीं मिलती थी, तो वो ग्रो भी डेफिनेटली नहीं करता था। छोटी जगह पे कैसे ग्रो करेगा बर्ड? तो फ्लाइट की तो इम्पोर्टेंस है, मतलब लाइक आपने स्टेज वाइज करना है कि पहले आपने बेबी फ्लाइट में लेके जाना है बर्ड को, और बेबी फ्लाइट से उसका मोल्ड क्लियर करा के फिर आप बड़ी फ्लाइट में लेके जाते हैं। तो बड़ा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए फ़्लाइट का वाइटल रोल है। इसमें मोस्टली वजह तब ये है कि स्प्लिट डन इसमें स्प्लिट ट्विन फेलोज ज़्यादा ठीक है। हैं, जो माइट भी मैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला अपनी सही वर्किंग है। में लेकर आऊँगा। ये अब फ्लाई करते रहेंगे। और नीचे नीचे मेरी ये फिशरियाँ वगैरह हैं कि जो टाइम टू टाइम मैं यूज़ करता रहता हूँ। सही है। बट में मुख्तलिफ फिशरीज़ में मुख्तलिफ फीचर सही हैं, है। पीछे डिफरेंट ब्लड लाइन्स हैं, ठीक है। तो वो फिर मैं ये यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो ताहिर भाई अगर हम दूसरी साइड पे आ जाएं बर्ड रूम की, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कॉर्नियोर्स के पेयर नज़र आते हैं और इसमें भी काफ़ी रेयर म्यूटेशन है, तो इनके बारे में थोड़ा बताएं आप। कन्योर में लोग शायद समझते हैं कि मैं बड़ा
मैं अक्सर कभी कोई पोस्ट लगा देता हूँ तो लोग बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं कि जी वेलकम टू कन्योर फैमिली। मैं बता दूँ मैं 7 साल से कन्योर ब्रीड करा रहा हूँ माशाल्लाह। और लेकिन उनकी मोहब्बत है, मैं बड़ा खुश होता हूँ उनके उन रिमार्क्स पे भी। ये कन्योर पाकिस्तान में आपको पता है एक बंदा है जो इतनी ज़्यादा वैरायटी को लेकर आया है, अजहर मसूद। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं उनका वैसे भी कन्योर में जो अजहर मसूद की वर्किंग, जो आपको पता है कि जो उसकी अजहर मसूद साहब की जो वर्किंग है वो बहुत आगे एडवांस वर्किंग है, तो मेरा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है। तो मेरे पड़ोसी भी हैं DHA में यहीं पर, तो उनसे मैंने ये लिए पेयर्स और उन्होंने ही मुझे ये बताया है कि ताहिर भाई आपने इस तरह करनी है वर्किंग। लेकिन कन्योर मैं सन कन्योर बहुत टाइम से रख रहा हूँ, पिछले 7 क्वान्टिटी में सन कन्योर है। हैदराबाद में मेरा वहाँ फार्म है और उधर रखे हुए मैंने वो कोई ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 35-40 पेयर है, वो अल्लाह का शुक्र है 40 के करीब पेयर है। तो ताहिर भाई हैदराबाद का जो फार्म है वो कब विजिट करवा रहे हैं आप? यार आप जिस दिन मेरे साथ बैठ जाएंगे, हमने यहाँ से मोटरवे पकड़नी है, मोटरवे से सखर और सखर से फिर हमने हैदराबाद। अच्छा, वही वो तो आप हैदराबाद में माशाल्लाह ताहिर भाई बहुत आपको जो मेरा ख्याल है जो क्लोज लोग हैं वो जानते हैं कि हैदराबाद में आपका एक एग्जॉटिक बर्ड्स का फार्म है। तो वो आप कितने टाइम से वहाँ पे एग्जॉटिक बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं और वहाँ पे आपके पास कितने पेयर्स हैं? यार मैं उसको अभी उसको उस स्टेज पे नहीं गिनता कि मैं उसको कह दूं कि वो एग्जॉटिक बर्ड का फार्म है। हाँ ये ज़रूर है कि मैं उसको बनाना ज़रूर चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला कोशिश भी है मेरी। लेकिन मुझे कोई हो गए 7 साल 6 साल तकरीबन उधर काम करते हुए भी। कोई एक जगह है हमारी, तो उधर वहाँ मैंने वो ऐसे ही शौक में कोई 10-12 पेयर, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं कराची के फोवी अहमद, उनसे मैंने ले लिए थे। तो उन्होंने कहा था कि ताहिर भाई ये ले लें, आपको बड़ा आप इंजॉय करेंगे। तो वाकई मैं आज इंजॉय कर रहा हूँ। आज मैं थैंक्स टू फोवी अहमद कि मैं वो 40 पेयर आज ले गया हूँ। ये फोवी की इंफॉर्मेशन के लिए भी है कि फोवी आपकी दी हुई ब्लड लाइन आज माशाल्लाह 40 पेयर पे खड़ी है। और इसी तरह उधर मेरे पास रिंग नेक्स हैं, येलो रिंग नेक्स हैं, ऑलमोस्ट वो भी अच्छे 25 पेयर हैं। और मेरे पास वॉयलेट्स हैं जिसमें क्लियर टेल हैं, ठीक है, 8-10 पेयर उसके भी हैं। तो इस तरह का मामला है। और अब मेरे पास उधर काइट भी हैं, वो काइट भी माशाल्लाह इस साल ब्रीड करेंगे। उधर मेरे पास अल्लाह का फजल है कि मेरे पास कोई 3 से 4 पेयर रॉ म्यूटेशन के भी डिफरेंट हैं, लुटीनो भी है और भी तो है। इसका मतलब ये है कि आप ट्रू मीनिंग में एग्रीकल्चरिस्ट हैं। बस ये आपकी मोहब्बत है, आप जो भी मुझे समझें। और मैं ये भी बता दूं कि मेरे पास और भी वेंचर्स हैं और भी हैं माशाल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बर्ड मुझे अच्छा लगता है ना, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा इसमें मैं एक और चीज़ बताऊँ, आपके लोगों आपके बहुत सारे इसमें नीचे कमेंट आएंगे कि यार जो बर्ड पैसा कमा के देगा वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। ऐसी बात नहीं है भाई, मैं बर्ड 40 साल से रख रहा हूँ और 40 साल से हर किस्म का बर्ड रखता आया हूँ। जबरदस्त, ठीक है ना। तो ये मेरी आदत है कि मैं एक बर्ड कभी भी नहीं रखता, मुझे अच्छे लगते हैं सारे बर्ड रखना। अब मिसाल के तौर पर जब हम इनको सन कन्योर, ये जो पायर हुरा है, छोटा कन्योर जिसको हम कहते हैं, ये इतना फ्रेंडली है आपके साथ। आप इसको अगर खिलाना शुरू कर देंगे तो ये आपके हाथ से खाना शुरू कर देगा। तो मैं छोटा सा एक डिस्प्ले भी आपको दिखाता हूँ ना। ये पैलेट्स हैं इनके ना, ये मेंटेनेंस पैलेट्स हैं। अभी मैंने इनको ब्रीडिंग पैलेट्स देना नहीं शुरू किए, वो कुछ दिन में इंशाल्लाह वो भी शुरू कर दूंगा। तो ये मेंटेनेंस पैलेट्स है, ये देखें। जब आपकी इस तरह की बॉन्डिंग हो जाए ना अपने बर्ड्स के साथ इस तरह की, तो वो असल तफरीह जो है ना हॉबी की, इंजॉयमेंट, वो दूसरे का शायद पेट भरा हुआ है, वो आ नहीं गया, आ गया वो। तो ये ऐसे मतलब वो देखें वो पहले से तैयार है। ये जो मज़ा है ना, ये फिर किसी और चीज़ में नहीं है। वो मेरे ख्याल अभी आपस में ज़्यादा बिजी हैं, तो वरना वो आगे आ जाएगा। तो इनको आप सारा दिन ये खिलाते रहे, ये सारा दिन आपके हाथ से लेके खाते रहे। अच्छा ताहिर भाई, आपका जो 2022 में LSP के शो में बर्ड चैंपियन हुआ था, उसके बारे में एक अफवाह फैली थी कि वो आपका बर्ड बीमार था इसलिए वो स्टिक से उतरा ही नहीं और इसीलिए वो चैंपियन हो गया। ये तो फिर जज को जाके पकड़ा जाएगा। तो बीमार बर्ड ये देखिए जी माशाल्लाह, ये ताहिर भाई अपने बर्ड्स के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं और उनके साथ बर्ड्स के साथ ऐसी बॉन्डिंग है कि माशाल्लाह वो उनके बर्ड्स के अंदर से डर ख़त्म हो जाता है। और यही एक शो बर्ड की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके अंदर डर ना हो और वो परफॉर्म करे। जब टाइम आए परफॉर्मेंस का तो वो परफॉर्म करे।
तो इसके साथ ही इस खूबसूरत सी एवरी से ताहिर भाई और वजाहत मुनव्वर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और खूबसूरत एवरी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।